हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अभी वोडाफोन आइडिया का शेयर लगातार चर्चा में है। बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे कारणों के कारण उनको लग रहा है कि शेयर कमबैक कर सकता है। फंड रेजिंग की बात है, प्रोमोटर खुद पैसा लगाना चाहते हैं। कंपनी को लॉस भी हुआ बट पिछली बार से कम था। कंपनी ने टैरिफ हाइक भी किया है, यानी ARPU बढ़ सकता है। तो बुरे हालात में गुजर रही कंपनी कर्ज में डूबी हुई है, तो उसके बाद भी ये शेयर कितना बेहतरीन कर सकता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो इन सारी चीज़ों को जानने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें स्टॉक मार्केट के। इसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगी। थोड़ा सा बिगनर्स के लिए, मार्केट में नए लोगों के लिए कंपनी की उन गलतियों से शुरुआत करते हैं जिसने कंपनी को बिल्कुल डुबा दिया। 2016 में जियो के लॉन्च के बाद वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, BSNL हर एक टेलीकॉम पर संकट के बादल छाए, क्योंकि जियो ने जो प्लान बनाया वैसा ना पहले कभी आया था, ना किसी भी टेलीकॉम कंपनी के पास फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान लाने का इरादा था। वोडाफोन आइडिया के डूबने की दो कारण। पहला, फाइनेंशियल गलती। कंपनी ने काफ़ी सारी फाइनेंशियल गलती कर डाली। 2017 में वोडाफोन आइडिया के प्रॉफिट को देखें तो लगभग 850 करोड़ लॉस में थी। फिर भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 260 करोड़ का डिविडेंड पे किया था, जबकि मोस्टली कंपनियां डिविडेंड तब देती है जब उनके पास एक्स्ट्रा केस होता है, यानी जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बट ऐसा नहीं, लॉस में रहते हुए भी डिविडेंड दिया। तो ये थी पहली बिग फाइनेंशियल मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक की बात करें तो इन्होंने गलत तरीके से फंड रेज किया। जब भी कोई कंपनी को फंड की नीड होती है ना, तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो अपने स्टेक को सेल करके प्रॉफिट जनरेट करे, या दूसरा डेट ले। और वोडाफोन आइडिया ने डेट को फंड रेज करने का रास्ता चुना, जिसके कारण उनके ऊपर कर्ज बढ़ता चला गया। अब जैसा कि इनकी बैलेंस शीट में आप देखें तो 2015 के बाद से कंपनी पर लगातार कर्ज बढ़ता चला गया। आज की डेट में कंपनी पर लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर का कर्ज है, जिसमें मोस्टली गवर्नमेंट का कर्ज है, जिसमें कंपनी पर भारतीय स्टेट बैंक का 11,000 करोड़ रुपए, यस बैंक का 4,000 करोड़ रुपए, इंडस बैंक का 3,500 करोड़ रुपए, IDFC फर्स्ट बैंक का 3240 करोड़ रुपए और सब मिला जुला के 22,800 करोड़ का कर्जा है। वहीं पर अगर हम इनके कॉम्पिटिटर जियो और एयरटेल पर नजर डालें तो उन्होंने टाइम टू टाइम अपने स्टेक को सेल करके फंड रेज किया और ये कंपनियां अपने डेट को घटाने पर लगी हुई हैं। जबकि वोडाफोन आइडिया के केस में आपने देखा कि अपने कर्ज को बढ़ाते चले गए। तो ये वो फाइनेंशियल मिस्टेक थी जिसके कारण आइडिया वोडाफोन डूबता चला गया। अब बात करते हैं सेकेंड मिस्टेक की, वो है टेक्नोलॉजी। जियो ने जब 4G लॉन्च किया तब वोडाफोन आइडिया इंतजार कर रहे थे लोगों के रिएक्शन का, उनके सफल होने का, उनके असफल होने का, कि उन चीज़ों को हम जानेंगे तब देखेंगे। लेकिन एयरटेल की बात करें तो जैसे ही जियो ने 4G का प्लान किया, एयरटेल ने भी 4G का प्लान शुरू कर दिया। जियो और एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने 4G लाया, लेकिन तब तक जियो इतने दमदार तरीके से मार्केट में फैल चुका था कि उसे कंपीट करना मुश्किल था। और धीरे धीरे अब अगले साल 5G की तैयारी, एयरटेल भी लगा हुआ है। वहां पर सवाल ये कि कर्ज में डूबी कंपनी वोडाफोन आइडिया 5G पर पैसे कैसे लगाएगी, कहां से पैसे लाएगी जब कैश ही नहीं है, ग्रोथ में ही इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, तो ऐसी चीजें कहां से। तो ये वो चीजें हैं जहां पर इन्हें मार्केट से बाहर बैठाने पे मजबूर हो गया। और यही वो कुछ कहानी है जिसके कारण आई डोंट नो, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उससे एक दिन पहले का स्टेटमेंट आया कुमार मंगलम बिरला का कि टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फंड डाइवर्सिफिकेशन में हम कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट करना, यानी अब आप सोच पा रहे हैं इस लेवल पे इस तरीके से ये कहना उनके अंदर की उस भावना को कितना जगाता है। जब उन्होंने मीडिया में आके ऐसी बात कही तो अंदर ही अंदर
ये बातें उन्हें उनके दिमाग और दिल में शायद बहुत पहले से चल रही हूँ। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इन्वेस्टर खुद डर जाता है कि अरे भैया, जब प्रमोटर को इतना डर लग रहा है तो हम कैसे इस कंपनी में पैसा लगाएं, और वहाँ पर फिर स्टॉक के प्राइस संभलते नहीं, गिरते चले जाते हैं। अब देखते हैं उन फैक्टर्स को जिसके कारण मार्केट में एक बार फिर वोडाफोन आइडिया का नाम लिया जा रहा है कि ये सस्टेन करेंगी, बेहतर होंगी और निकल लेंगी। 2020 में जब शेयर, मार्च 2020 में कोविड में शेयर गिर रहे थे, वोडाफोन भी गिरा, 3 रुपए तक आ गया। उसके कुछ हफ्तों बाद देश के बिग इन्वेस्टर में से एक राधाकृष्ण दबानी ने कंपनी में 10 करोड़ का इन्वेस्ट किया और उनके इन्वेस्ट करने के 3 महीने बाद ही शेयर लगभग 3 गुना हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2022 की Q2 में कंपनी ने लॉस नहीं किया बट लॉस कम किया। कंपनी को कर्जे चुकाने हैं, 4G टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना है, 5G स्पेक्ट्रम खरीदना है, काफ़ी कुछ करना है, लेकिन पैसे हैं नहीं। हालांकि सितंबर में गवर्नमेंट ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अपने सारे कर्जे को खत्म करने के लिए 4 साल की मोहलत दी। यानी कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी तो उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगी, बिजनेस को बढ़ाएंगी, धीरे धीरे करके कर्ज को खत्म करेंगी। गवर्नमेंट के इस रूल से दोनों कंपनियों ने काफ़ी राहत की सांस ली, लेकिन कर्जा तो भरना है, आज नहीं तो कल, और इसके लिए कंपनी को बिजनेस करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ वोडाफोन आइडिया के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई कि अगले साल 2022 में अप्रैल मई के महीने में 5G जो स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने की संभावना है, जिसमें भारती एयरटेल और जियो हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया के पास पैसे नहीं हैं तो स्पेक्ट्रम खरीदने में बोली लगा सके, क्योंकि कुल 5 से 6 महीने के अभी पैसे बचे हुए हैं। कंपनी इन 5 से 6 महीने में अच्छा बिजनेस करती है तो बाउंस बैक मिल सकता है। अगर हम वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो के फाइनेंशियल को कंपेयर करें तो वोडाफोन आइडिया सबसे कमज़ोर दिखता है, जो मुझे लगता है कि किसी चार्ट से दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर तीनों कंपनियों के मार्केट शेयर पर नज़र डालते हैं। तो 2019 में वोडाफोन आइडिया के पास लगभग 430 मिलियन सब्सक्राइबर थे, जो कि घटकर 250 मिलियन के पास बचे। वहीं जियो की बात करें तो 2019 से लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में देखें तो इनके भी सब्सक्राइबर गिरे हैं। भारती एयरटेल 2019 में सही था, बीच में डाउन हुआ, अब एक बार फिर से उठ रहा है, यानी उठा पटक चालू है। वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे सही बात यह है कि 2 क्वार्टर से इन्होंने अपने सब्सक्राइबर को मेंटेन किया है, सब्सक्राइबर नहीं गिरे हैं। ये एक बड़ी ही अच्छी बात है और एक पॉजिटिव साइन के तौर पे देखा जा सकता है। यानी आने वाले 2-3 महीने वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 2-3 महीनों में कंपनी को NCD रिडम्पशन का सामना करना है और कंपनी इन्हीं 2-3 महीनों में अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को भरने में फेल होती है तो कंपनी का फ्यूचर और भी डार्क हो जाएगा। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट ने दावा किया है कि हम फंड लेकर आएंगे, अगले क्वार्टर तक अपने डेट को कम कर लेंगे। देखने वाली बात यह है कि अगर आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये अब मैं बताता हूँ। चीज़ें तो आप समझ ही गए कि मोटा मोटा इन्हें चाहिए फंड। बाहर से कोई इन्वेस्टर इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। सरकार ने सारी हेल्प की, सारा स्टेटमेंट दिया, लेकिन जो बिग इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं भैया प्रमोटर तुम तो पैसे डालो, उसके बाद हम डालेंगे। लेकिन प्रमोटर जब खुद अपना पैसा नहीं लगा रहा है तो वहां पर दूसरे कैसे लगाएंगे? ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, सबसे ज्यादा। यहां पर गौर कीजिए, जब मैंने कहा था कि प्रमोटर अपनी पोजीशन को पकड़ के बैठे हैं 72.05%। अगर जिस समय वोडाफोन आइडिया की एक अच्छी वैल्यू हुआ करती थी मार्केट में, उस समय अगर ये अपने स्टेक को बेच करके पैसे रेज करते तो उस पैसे की ज़्यादा अहमियत होती या आज के डेट में ज़्यादा अहमियत होती? तो आप कहेंगे उस समय में। क्यों? क्योंकि चढ़ते सूरज को सब सलाम करता है और गिरते सूरज को कोई नहीं। वहाँ पर आप देखो रिटेल वालों को सबसे ज़्यादा भरोसा है, जो अपनी स्टेक को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि प्रमोटर कब खुद पैसा डाले, जिससे कि बाहर के इन्वेस्टर पैसा लगाएं, तब होगा रियल गेम और रियल शुरुआत कंपनी की। ओवरऑल मैं शुरू दिन से वोडाफोन आइडिया के बारे में एक ही चीज़ कहा हूं और आज फिर से दोहराना चाहूँगा।
पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट करें और अपने पास उतना रखें जितना डूब जाए तो आपको तकलीफ ना हो। और देखें ना, स्क्रीन से डिलीट कर दें। 5 साल के बाद या तो ये गायब हो गया होगा या आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे रहा होगा। बस बाकी उठा पटक को देखेंगे आप तो कभी सिर्फ और सिर्फ टेंशन बढ़ाएंगे, अपना खून जलाएंगे। तो ये थी मेरी कंप्लीट डिटेल एनालिसिस। क्या आप एग्री करते हैं कि इसको पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भाई के साथ जरूर ओपन करें, जिससे हमें भी प्यार आए और बेहतरीन कंटेंट लाते रहें। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके हमें हौसला देते रहिए, एक से एक बेहतरीन कंटेंट यूं ही देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।